हे गाइस, कैसे आप सारे लोग। तो आशा करता हूँ कि इस मुश्किल समय में आप सबकी तबीयत काफ़ी अच्छी होगी, आपके परिवार वालों की तबीयत काफ़ी अच्छी होगी। तो चलो यार, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, एक्स रेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। अगर तुम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यार इससे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। उसके बाद यार सब कुछ काफ़ी सिंपल है, और जेई मेन में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो एडवांस में इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है, बट 2016 में बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आया था इससे एडवांस में। तो यार एक्सरे समझना तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यार एक्सरे सबसे पहले होता क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा कि वो होता क्या है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, और उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे। तो यार फिजिक्स समझने से पहले उसके हिस्ट्री और जनरेशन को समझना पड़ेगा। उसके बाद हम मैथमेटिकल डेरिवेशंस की ओर चलेंगे। सो यार एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। तो तुम वेवलेंथ की रेंज देख सकते हो, 0.1 to 1 एमस्ट्रॉन्ग। तो यार बहुत ज़्यादा छोटी साइज होती है ये। ऐसी एमस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10, उसमें भी तुम एक और 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा छोटी। तो वेवलेंथ छोटी तो एनर्जी हाई, क्योंकि एनर्जी होती है hc/λ। यार हर लाइन जो लिखा है उसे तुम एक बार मैथमेटिकली पढ़ के देखा करो, उससे इंटरप्रेट करने की कोशिश करा करो कि वो कह क्या रहा है। तो यार लैम्डा अगर छोटी है तो एनर्जी बड़ी होगी, तो वही कहना चाह रहा है। तो यार एक्सरेज बहुत छोटे वेवलेंथ के ईएम रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। और ये तब एमिट होते हैं व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ मेडल ऑफ हाई एटॉमिक मास। यहाँ पे टारगेट लिखा है, बट जनरली हम टारगेट में मोलिब्डेनम या फिर टंगस्टन लेते हैं। तो मतलब ये दोनों मेटल्स ही होते हैं, तो इसलिए टारगेट या मेटल बोलो एक ही बात है। तो यार सबसे पहले सेटअप को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा यार, क्योंकि सेटअप से क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। मतलब सेटअप ड्राइंग नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, बट सेटअप के बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पूछ ली जाती है। तो यार उससे पहले चलो हम सेटअप की जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। तो यार देखो, सेटअप, इस पूरे सेटअप का नाम होता है कूलिज ट्यूब। ओके, सो इट्स कॉल्ड कूलिज ट्यूब। दिस इज सेट टू बी कूलिज ट्यूब, मतलब पूरा का पूरा सेटअप वैसे हम कूलिज ट्यूब कहते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली फिलामेंट होता है। ये जो वाइट कलर से मैंने बल्ब जैसा बना रखा है, ये फिलामेंट होता है यार। तो जब तुम इसमें हाई करंट फ्लो कराते हो, तब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगी इससे। फिर यार ये जो ट्यूब है, यहाँ पे एक स्पेस होता है जिस पे हम एक वो पोटेंशियल लगाते हैं, जो कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होता है। उसे हम वी एक्सेलरेटिंग कहते हैं, मैंने लिख भी रखा है, एन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड। और यार इसके बाद एक कूलीमीटर होता है। अब कूलीमीटर का काम क्या है, इसे एक सर्टेन डेफिनेट पाथ देना। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं फिलामेंट से, वो भाई टेढ़े मेढ़े ना भागे, इसके लिए छोटा सा छेद होता है, उससे निकलेंगे, सीधी लाइन में जाएंगे, इसके थ्रू एक्सेलरेट होंगे, इस वाले पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट होंगे, इस टारगेट पे हिट करेंगे। पर्पल कलर से टारगेट बना रखा है। और यार एक्सेसिव हीटिंग ना हो, इसलिए वाटर एज कूलेंट हम यूज़ करते हैं। तुम कोई भी लिक्विड यूज़ कर सकते हो। एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी कूलेंट दे के तुम्हें MS∆θ वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन बनाया जा सकता है जेई एडवांस में। यार ये तो मैं ही सोच लेता हूँ, तो IITs में जो प्रोफेसर होंगे तो वो तो काफ़ी आराम से सोच लेंगे इन चीज़ों को। तो यार इस तरीके की छोटी मोटी बातों को तुम्हें हमेशा याद रखना है कि कूलेंट वगैरह यूज़ क्यों हो रहा है, मतलब यहाँ से जो हीट निकल रहा है वो उसे कूल करने में यूज़ हो रहा है। मतलब काफ़ी बेसिक बातें हैं। इस स्लाइड में हम कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे। बेसिकली एक्सरेज होती है क्या, शॉर्ट वेवलेंथ की ईएम वेव, 0.1 to 1 एमस्ट्रॉन्ग इसका वेवलेंथ होता है। और उसके बाद बस कुछ और बातें हैं कि कूलिज ट्यूब में कैसे एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है। यार वी एक्सेलरेशन का काम ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रही है उसके स्पीड को बढ़ाना, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख रखा है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़रूरी है। तो चलो यार अब इसके बाद चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो यार यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। तो यार तुमने देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो जा रहा है और टारगेट को हिट कर रहा है, और यहाँ पे एक्सरे निकल रही है। तो यार दो तरीके की चीज़ें होती है, कितनी रेज निकल रही है, देख लो कितनी रेज
कितनी रेज निकल रही है, और दूसरी बात है कैसी रेज निकल रही है. सो इफ वी टॉक अबाउट बोथ दिस टर्म्स, वन specifies the quantity and the other specifies the quality. So this is for quality and this is for quantity. Okay. तो यार दो तरीके की चीज़ें हम यार कभी मार्केट में भी जाएंगे तो देखेंगे कि क्वालिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी है, तो इस तरीके की चीज़ें होती है. सो यार बाय इंक्रीजिंग द फिलामेंट करंट वन कैन कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज, दैट इज इंटेंसिटी. अब यार मान ले यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो नेचुरली नंबर ऑफ एक्सरेज जो निकलेंगी वो बढ़ जाएगा, और अगर कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो एक्सरेज जो निकलेंगी वो घट जाएगा. यार ये काफ़ी सिंपल सा चीज़ था, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं. तो यार ये पॉइंट हमारा क्लियर है कि बाय इंक्रीजिंग द फिलामेंट करंट वन कैन कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज, दैट इज इंटेंसिटी. यार इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी एक्सरेज निकल रही है पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज इंटेंसिटी. मतलब दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्सरेज बीइंग एमिटेड एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रोपोर्शनल है करंट के. तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं. इसके बाद यार एन इंक्रीज इन द VACC. अब यार VACC क्या था, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा रखी थी जो कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ा रहा था. इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट वेरीड. हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे. हार्ड एक्सरे एनर्जी ज़्यादा होगी, सॉफ्ट एक्सरे एनर्जी कम होगी. यार अभी के लिए इतना समझो, इस पॉइंट को हम आगे भी समझ रहे होंगे. अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जब हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तब हार्ड एक्सरेज निकलती है, हार्डर एक्सरेज निकलती है. जब घटाते हैं तब पहले से सॉफ्टवेयर एक्सरेज निकलती है. तो यार अगर तुम्हें इतनी चीज़ें समझ में आ रही है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है बेस्ड ऑन प्रोडक्शन मैकेनिज्म. तो यार ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो यार बेस्ड ऑन प्रोडक्शन मैकेनिज्म दो टाइप की एक्सरेज होती है. एक होती है कंटिन्यूस एक्सरे, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. एक का टाइप ए, एक का टाइप बी. सो यार टाइप ए यानी कि कंटिन्यूस एक्सरे. सो यार कंटिन्यूस एक्सरे होता है वो एक्सरे जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू फोटोन विच कोरिस्पॉन्ड्स टू एक्सरे. अब यार तुम चीज़ समझो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो टारगेट से टकराएगा. टारगेट से टकराने के बाद वो अपनी कुछ एनर्जी या पूरी एनर्जी लूज करेगा. समझ रहे हो मेरी बात को? टारगेट से टकराने के बाद वो अपनी कुछ एनर्जी या पूरी एनर्जी लूज करेगा. क्या तुम्हें मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा, और यार यहाँ पे जो एनर्जी लॉस होगा ना, वही एनर्जी लॉस एक फोटोन में कन्वर्ट होगा, और फोटोन जो है वही एक्सरे के रूप में तुम्हें दिख रहा होगा. तो यार अब मान लो कि हमसे पूछा गया कि लैम्डा मिनिमम, या फिर मैं ये कह दूं कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी है. तो यार मैक्सिमम एनर्जी तो हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतनी ही एनर्जी वो लूज कर सकता है क्योंकि इतनी एनर्जी से आया. और यार अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दे तो जब फिलामेंट से निकला था इलेक्ट्रॉन तब तो वो रेस्ट पे था. तो यार ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो E इंटू वी के बराबर है. V क्या है? V है V एक्सेलरेटिंग के बराबर. तो यार यहाँ पे वही हमने HC बाई लैम्डा मिनिमम इक्वल टू EV. अब लैम्डा मिनिमम क्यों है? क्योंकि यार लैम्डा मिनिमम तब होता है जब एनर्जी मैक्सिमम होती है. तो यार सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है इस फार्मूला को डिराइव करना. और अब इसीलिए यार अगर तुम हार्ड एक्सरेज और सॉफ्ट एक्सरेज की कहानी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जब हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ा देंगे तब हमारा वेवलेंथ घट जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, एक्सरेज हार्डर हो जाएंगी. एनर्जी बढ़ जाएगा, वेवलेंथ घट जाएगा, एक्सरेज हार्डर हो जाएंगी. समझ रहे हो क्या? इसके बाद यार कंटिन्यूस एक्सरेज. यार यहाँ तक कहानी थी अपनी सारी की सारी हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे, कंटिन्यूस एक्सरे. यार अब कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है. अब थोड़ा सा रटने टाइप का चीज़ लगेगा तुम्हें, समझ नहीं है बेसिकली, बट मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू HC बाई EV. ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे. यहाँ पे यार अब एटम की अंदर की कहानी है. सो यार इनर इलेक्ट्रॉन मे बी नॉक्ड आउट बाई मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांजिशन में टेक प्लेस. अब यार ये क्या कहना चाह रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ. मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
हमारे फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ब्लैक कलर से है। पर्पल कलर का इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो कि निकल के आ रहा है फिलामेंट से, ये इससे टकराएगा, ये इसे लेके बाहर चला जाएगा। तो यार यहाँ पे तो वॉइड हो गया, क्या हो गया, वॉइड। यार अब इस वॉइड को फिल करने के लिए ये वाला रेड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके यहाँ आना चाहेगा। तो यार ये जब यहाँ आएगा तब क्या होगा, देखो इसकी एनर्जी होगी E2, इसकी एनर्जी होगी E1। अब यार E2 इज ग्रेटर देन E1, तो यार E2 माइनस E1 एनर्जी जो है ये तो लॉस हो गई। अब ये जो लॉस है ये हमें एक्सरे के फॉर्म में दिखेगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ बस तुम्हारे लिए। देखो यार सबसे पहले हमारे पास कुछ सर्टेन एनर्जी थी, ज़रूर होगी, फर्स्ट शेल में थी, सेकंड शेल में थी। फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर चल गया इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकराने के कारण। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा। अब दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो एनर्जी एक्सरे के फॉर्म में जाएगी। द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन द टू शेल्स इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सरे और गेट्स लुक्ड अपॉन इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सरे। सो काफ़ी सही सी चीज़ थी ये। तो यार अब एक ग्राफ है, ग्राफ में कुछ ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट तो है, मतलब ये तुम अपने से बना सकते हो। अब इस ग्राफ को लॉजिकली बनाना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बस तुम्हें यार इंटेंसिटी याद रखनी पड़ेगी कि के अल्फा की के बीटा से ज़्यादा है, वो वैरी भी कर सकती है, जेई में सब कुछ वैरी कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि वो तुम्हें क्या सिचुएशन देते हो और तुम उसे किस तरीके से एनालाइज कर पाते हो। तो यार ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है, मतलब जो पीक्स आ रहे हैं, पीक्स, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। समझ रहे हो क्या? जो पीक्स आ रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत अच्छी चीज़ है ये, तुम अभी देखो इसे काफ़ी ध्यान से, ठीक है यार। के अल्फा के बीटा, अब देखो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तुम्हें भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे अभी ध्यान देना चाहिए। यार ये हमारा फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। मान लो हमारा फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन, ये के होता है अपना 1k 2l 3m, ठीक है। मान लो यार हमने के अल्फा के बीटा क्यों लिखा है यार, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहा है, मतलब के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहा है, तब जो रेज निकल रही है उसे हम के अल्फा के बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब के अल्फा क्या है, अब के अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, मतलब जब 2 से 1, मतलब जब L से K में जाएगा तब ये के अल्फा होगा, जब M से K में जाएगा तब ये के बीटा होगा। सिमिलरली यार, सिमिलरली L के साथ भी तुम ये चीज़ कर सकते हो। मान लो कि L वाला, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन 2 है वो नॉकआउट हुआ, वो नॉकआउट हुआ, क्या नॉकआउट हुआ, इलेक्ट्रॉन 2 नॉकआउट हुआ, L वाला, के एल एम। तब यार L अल्फा क्या होगा, 3 से 2 वाला ट्रांजिशन जो है, L बीटा क्या होगा, 4 से 2 वाला ट्रांजिशन जो है। इस तरीके की चीज़ है, मतलब तुम समझ रहे हो कि ये एक ऑर्डर में चलने वाली चीज़ है। तुम्हें इस ग्राफ से बहुत कुछ और क्लियर होने वाला है। देखो अब देखो के अल्फा हमने यहाँ बनाया आगे और के बीटा यहाँ बनाया, और लैम्डा मिनिमम तो खैर अलग चीज़ है, वो तो हमारा कंटिन्यूस एक्सरे का पार्ट है। सो यार यहाँ पे दिख रहा है लैम्डा ए ग्रेटर देन लैम्डा बी। यहाँ से तुम्हें पता चल रहा होगा, क्या पता चलेगा तुम्हें, कि एनर्जी ऑफ के अल्फा, ठीक है, एनर्जी ऑफ के अल्फा इज लेस देन एनर्जी ऑफ के बीटा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कि जो के अल्फा है वो है 2 से 1 का ट्रांजिशन और ये है 3 से 1 का ट्रांजिशन। तो यार 3 और 1 में डिफरेंस ज़्यादा होगा एनर्जी का, और 2 और 1 में कम होगा। तो यार ये बात भी ये वाली ग्राफ वेरीफाई करती है। तो यार अगर तुम्हें इतनी चीज़ें समझ आ गई है तो अब मतलब तुम्हारा एक्सरेज ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब तुम्हें बस एक चीज़ का ध्यान देना, वो है मूसलीस लॉ एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। उसके बाद तुम कोई भी एक्सरे का सवाल बनाने के लिए तैयार हो, लाइक मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली। तो यार मूसलीस लॉ, तो यार मूसलीस लॉ में देखो बहुत कुछ ज़्यादा तो है नहीं, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है यार। मूसलीस लॉ हमेशा के अल्फा लाइन के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो
तो यार के अल्फा में देखो यार, ये फ्रीक्वेंसी होती है रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, ए इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट वेर आर इज द रेडबर्ग्स कांस्टेंट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3/4, तो तुम्हें पता ही है। और बी की वैल्यू यार जनरली 1 होती है, बट जेयू से चेंज कर सकता है। यहाँ पे जेड अफेक्टिव Z-1 हो जाता है कि यार, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग होती है। हमने देखा है कि यार अंदर का इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करता है और यहाँ पे अट्रैक्शन को कम करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अंदर का इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, न्यूक्लियस और इसके बीच अट्रैक्शन को थोड़ा सा कम करेगा, इफेक्टिव वैल्यू को कम कर देगा। तो यार देखो तुम यहाँ पे ये ग्राफ बनता है, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा यार, क्योंकि सारे लीनियर टर्म्स है अपने पास। तो यार ये आता कैसे है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो यार एनर्जी हम लिखते हैं क्या, hc/λ लिखते हैं हम। सबसे पहली बात तो ये इज इक्वल टू 3/4। देखो यार हम लोग क्या पढ़े थे सबसे पहले, तो ये देखो 13.6 इंटू Z²/n², 13.6 इंटू Z², ठीक है। अब यार ये 1 माइनस 1/4 होगा, क्योंकि हम के अल्फा की बात कर रहे हैं। तो यार ये 1 ये 2, एक n1 होगा, n1 1 होगा, n2 2 होगा, तो 1 माइनस 1/4 इज 3/4, ठीक है। अब ये होता है क्या भाई बताऊँ मैं तुम्हें, ये होता है आरसी के बराबर। लाइक अब ये आरसी वगैरह तो कांस्टेंट है, ये में 3/4 कैसे आ रहा है। अब यार यहाँ पे Z² की जगह Z-1² आता है, या फिर Z-b² आता है, क्योंकि ये हैवी एटम है, यहाँ पे स्क्रीनिंग हो जाती है। तो यार ये एनर्जी कंसिडरेशंस जब तुम लेते हो ना, तब तुम्हारे पास ये Z-b Z-1 की तरीके की चीज़ें आती है, √3RC/4 आता है। यार मैं समझ रहा हूँ कि तुमने मेरे पहले वीडियोस देख रखे और उनमें मैंने RC इस तरीके की चीज़ें समझा रखी है। तो यार यहाँ पे इसीलिए एक शॉर्टकट में मैं तुम्हें बता दिया कि कैसे हो रहा है, ताकि तुम्हारे मन में कोई एम्बिग्विटी ना रहे। तो यार बी का कुछ काम नहीं है, बी बस एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। वो ये बताता है कि न्यूक्लियस और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो इफेक्टिवली थोड़ा घट जाता है एक्चुअल वैल्यू से। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? अगर तुम मेरी बात को समझ रहे हो तो मूसलीस लॉ का फॉर्मूला यार याद कर लो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यार एक्सरेज अब तुम्हारा कंप्लीट हो चुका। अब तुम JEE एडवांस 2016 के क्वेश्चन को जाके करो। मैं हो अगर हो पाया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर लूँगा। तो यार तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।